नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर एक बार फिर से तीखा हमला बोला है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी लोगों की समस्याओं को हल करने में विफल साबित हो रही है, तो ऐसे में लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाया जा रहा है। बीजेपी के पास जनता को नफरत देने के सिवा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में जो भी देश की संपदा बनी थी, बीजेपी धीरे धीरे उसे बेच रही है। लोगों को धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो एक ही बार बताएं कि उनकी नजर किस किस मस्जिद पर है। क्या उन सब को लेने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या जनता की समस्याएं उसके बाद हल कर दी जाएंगी? क्या 2 करोड़ नौजवानों को फिर से रोजगार दिया जाने लगेगा? क्या महंगाई और पेट्रोल के दाम को कम कर दिए जाएंगे? क्या हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो नफरत फैला रहे हैं वो बंद कर दिया जाएगा? अभी ज्ञानवापी मस्जिद को लेने के पीछे पड़े हैं, क्या उसे लेने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी, एनसी, कांग्रेस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर कश्मीरी पंडितों के लिए सुरक्षित माहौल बनाया था। 2010 और 2016 में पीक अनरेस्ट के समय में भी ऐसी घटनाएं नहीं हुई जहां कश्मीरी पंडितों को मारा गया हो, लेकिन बीजेपी राज के बाद माहौल बिगड़ गया है। कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर एक अच्छा माहौल बनाने की, जिसमें कश्मीरी पंडित धीरे धीरे अपने आप को सिक्योर महसूस करते थे। मगर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पिछले 4-5 साल से पॉलिसी यहाँ अडॉप्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ के लोगों के दिल में इतना गुस्सा है, इतना डर है और खौफ भी साथ में है, जिसकी वजह से आपस में दूरियां बढ़ रही हैं। जब तक मैंने गवर्नर साहब से कहा, जब तक आप जो वाजपेयी जी का पन्ना नहीं खोलेंगे, वो किताब का जिसमें उन्होंने इंसानियत की बात की थी और जम्मू कश्मीर को इंसानियत के दायरे में डील करने की बात की थी, रीच आउट करने की बात की थी, तब तक अनफॉर्चुनेटली राहुल भट्ट जैसे जो हमारे बच्चे हैं हमसे बिछड़ते जाएंगे। इसलिए आपको अपनी पॉलिसी चेंज करनी चाहिए और उसी से जम्मू कश्मीर का जो मसला है, जो यहाँ की मुसीबतें हैं, उसका कुछ हो सकता है। ये मैंने उनको तफसील से बात बता दी। मैंने कहा कि हमारा जम्मू कश्मीर वाहिद एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और हमने ये सोच के हाथ में लाया था इस मुल्क से कि हमें अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा, बेहतर तरीके से ट्रीट किया जाएगा, स्पेशल तरीके से ट्रीट किया जाएगा। मगर जो हमारे साथ हो रहा है उसमें हम लोगों का दम घुटता है। यहाँ पूरा जो है दबाव करके रखा हुआ है, किसी को बात करने की इजाज़त नहीं है। मैं जाना चाहती थी राहुल भट्ट के वहाँ, जो वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ जाना चाहती थी, मुझे वहाँ जाने नहीं दिया गया। इससे पहले हरमैन शुपियन में एक कश्मीरी पंडित, उस पर अटैक हुआ था, उसके घर जाना चाहती थी वहाँ। तो कहीं हमें जाने नहीं, हमें तो गम में भी शरीक होने की इजाज़त नहीं है, खुशियों की तो बात बहुत दूर की है। तो मैंने ये ओवरऑल जो है उसके बारे में मैंने बात की उनसे कि ये खाली एक कश्मीरी पंडित जो हमारा, और कश्मीरी पंडित हमारे जिस्म का हिस्सा है। हमारे पुलिस वालों पे अटैक, सिविलियन किलिंग्स, हालात दिन ब दिन और ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। दिन दहाड़े सरकारी दफ्तरों में लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। घर बैठे बैठे हमारे पुलिस के जवानों को निशाना बनाया जा रहा है। सड़क पर चलते हुए बेगुनाह नौजवान जो हैं वो क्रॉस फायर के शिकार बनाए जाते हैं। ये अच्छे हालात नहीं है ना, और ये जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही एक मुश्किल दौर है। 35-370 के बाद सर किस तरह से देख रहे हैं जम्मू कश्मीर को? मतलब ये अदालत के सामने है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस साहब ने यहाँ के लोगों को यकीन दिलाया है कि सुप्रीम कोर्ट की गर्मियों की छुट्टियों के बाद वो इन मामलों में सुनवाई शुरू करेंगे। करें ना, हम भी चाहते हैं कि हम अपनी बात वहाँ पे रखें। आपसी भाईचारे को किस तरह देख रहे हैं सर? जिस तरह मस्जिद का विवाद है, स्पीकर का है, उसको लेके क्या? अजान ये मुल्क जो है ये सबके लिए है और इसमें हर किसी को बराबर का हक है। मैं महबूबा मुफ्ती से पूछूंगा कि जुलाई 2016 उनको याद है जब बुरहान वानी मारा गया था, और क्या हालात थे जम्मू कश्मीर के? ये कहना कि नहीं हमारे वक्त जो है किलिंग्स नहीं हुई थी, ये सही नहीं है, क्योंकि ये प्रॉक्सी वार है। इसलिए उस वक्त भी हम प्रॉक्सी वार से लड़ रहे थे और आज भी लड़ रहे हैं।
तो इस तरह से देश को गुमराह करना सही नहीं है। जो गुपकार अलायंस के लोग हैं, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला है, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हैं, उनका ये मांग करना कि कश्मीर फाइल्स को बैन किया जाए, क्या वो सच्चाई को बैन करना चाहते हैं? एक तरफ तो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, कहते हैं कि कश्मीर में ये हो गया, इंटरनेट नहीं चलता, ये नहीं चलता, और दूसरी जो सही घटनाओं के ऊपर एक पिक्चर बनी है जो सच्चाई दिखाती है, और जो टेररिज्म का नंगा नाच वहाँ पर हुआ और किस तरीके से कौन कौन से लोग जो उनको सिंपैथाइज कर रहे थे उनका पर्दाफाश हुआ है, तो इनका कहना उसको हम बंद कर दें। देखिए, महबूबा मुफ्ती का जो कहना है, कश्मीर में जो माहौल खराब हुआ था, यही पीएचडी के लोग थे जिसके कारण से कश्मीरी पंडितों का विस्थापन वहां से हुआ। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय आज उनको इंसाफ भी मिल रहा है। ठीक है, ये जो मिलिटेंट्स या टेररिस्ट जो अटैक करते हैं उनका तो आप समर्थन करती हैं। कश्मीरी पंडितों के राहुल भट्ट के मरने के बाद एक बार भी उसको कंडेम ना करके, कोई डेमोन्स्ट्रेशन ना करके, इनके जो साथी हैं, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हैं, उमर अब्दुल्ला है, वो इसी बात को कहते हैं बेतुके बयान देकर के, बिना तर्क के, कि कश्मीर फाइल्स का हवाला देते हैं, उसके कारण से कश्मीरी पंडितों की किलिंग्स हो रही है। तो अगर 1989-90 में इस प्रकार की घटनाएं आपने ना शुरू की होती तो शायद ये ना तो कश्मीरी पंडित वहां से जाते। जहर जो फैलाने का काम है इन्हीं लोगों ने किया है, उसी के परिणाम स्वरूप आज ये सारा माहौल। चलिए, इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। राहुल आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। मुन्ना खान जी कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, और रजा रिजवी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज़ पर। तो राहुल आनंद जी, पूछ रही हैं महबूबा मुफ्ती कि आप एक ही बार में सारी लिस्ट बता दीजिए कि किन किन मस्जिदों पर आपकी नज़र है, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि मस्जिद लेने के बाद क्या जो सारी मूलभूत समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी? चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं देशवासियों को एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूंगा कि हमारे देश में शांति बनाए रखें। सरकार और न्यायालय इसका फैसला लेगा कि क्या उचित है वही होगा। और अगर एक चर्चा करें महबूबा मुफ्ती जी के बयान पे, तो मैं इसको बड़ा ही बेतुका समझता हूँ, क्योंकि सत्य शाश्वत है, सदा रहता है, यह काल अबाधित है। सत्य पर काल का प्रभाव नहीं होता, लेकिन निहित स्वार्थी तत्व राष्ट्रीय सत्य पर भी पर्दा डालते हैं। और जहां तक महबूबा मुफ्ती ने जो सवाल किया कि आप एक मस्जिद लेने के बाद आपके लिस्ट में मस्जिदें हैं, तो मैं उनको अभिनंदन करना चाहूंगा कि अभी हम 5 मस्जिदें और लेंगे। भारत की संस्कृति में जो भारत की सभ्यता है और जो भारत की अखंडता का प्रतीक है और भारत के लिए सुशोभित है, उसको हम लेंगे। और जो भारत की संस्कृति जिस धर्म से शुरू होती है वो उसका हम सम्मान करेंगे। बल्बी जी, एक बड़ा ही सिंपल सा मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ अपने सारे मित्रों अभी उपस्थित है हमारे साथ चर्चा में। 5000 पुराना धर्म विश्व का कल्याण हो, अधर्म का नाश हो सिखाता है, और ये भी सिखाता है कि मंदिरों से मस्जिदों पे हमला नहीं करना चाहिए, और जब कोई शोभा यात्रा निकलती है तो उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन 1300 साल पुराना धर्म, मात्र 1300 साल पुराना धर्म वो ये सिखाता है कि काफिरों को पकड़ो, मारो, तोड़ो, मंदिर तोड़ो। अगर आप उठाकर देखिए, अगर दार्शनिक ओशो ने भी कहा था, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि मंदिर जीवंत होते हैं, भारत पुनः भारत नहीं हो सकता जब तक मंदिर जीवंत ना हो। ज्ञानवापी मस्जिद का जो मसला है, जिसमें जाकर ये लोग हाथ धोते थे, अपने मलमूत्र त्यागते थे या जो भी करते थे, उसके अंदर ये एक साजिश के तहत उसके अंदर एक शिवलिंग को छुपाया गया था। क्या ये हिंदुओं के धर्म को, हिंदुओं के आस्था को आघात नहीं करता है?
उस नंदी की प्रतिष्ठा, उस नंदी की प्राण प्रतिष्ठा की भी मैं बधाई देना चाहूंगा कि जिसका मुख उस शिवलिंग के तरफ था और उसकी तपस्या ऐसी थी कि आज कल के एक ऐतिहासिक दिन के तहत उसका खंडन हुआ और पता चल गया कि वहां पे क्या निकला है। जो लोग एक रोल मॉडल की तरफ पे, बिहार में एक बड़े ही प्रसिद्ध स्थान है नालंदा, जहां पे नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, उसको बख्तियारपुर खिलजी ने जलवा दिया और जो मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवा दिया करता था, रोल परिवर्तन कराता था, वो इनके लिए रोल मॉडल हो गए। तो फिर वो लोग कहां गए जो देश को मजबूत करने के लिए और देश को सशक्त बनाने के लिए अग्नि जैसा मिसाइल बनाया, परमाणु परीक्षण किया, वो भी उसी कौम के हैं। हम उनको रोल मॉडल क्यों नहीं मानते हैं? जो चीजें जब आपसी समन्वय के अनुसार जब बना दी गई थी कि दोनों पक्ष सामने बैठेंगे और दोनों पक्ष में सलाह मशवरा होगा, तो फिर एक पक्ष क्यों गया कोर्ट में उस पर बैन लगवाने के लिए? तो बहुत सारी चीजें हैं। और महबूबा मुफ्ती जी की जो एक बात उन्होंने कही, मैं उसका भी खंडन करूंगा। आगे चर्चा में मैं बताना चाहूंगा कि कौन कौन से स्थान है जिसको लेने के लिए आगे भी केस पड़े हैं। मैं इनको बता दूं, पहला, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी मुकदमा है, मंदिर की सामग्री से बनाई गई मस्जिद। दूसरा, जौनपुर की अटाला मस्जिद, अटाला देवी के मंदिर पे बनाई गई है। तीसरा, अहमदाबाद में भद्रकाल की भी यही स्थिति है, वहां मंदिर परिसर में जमा मस्जिद बनाई गई है। चौथा, बंगाल के पंडुआ में मंदिर की जगह अदीना मस्जिद है। पांचवा, खजुराहो के निकट विजय मंदिर औरंगजेब के समय ध्वस्त किया गया था, यहाँ आलमगिरी मस्जिद बनाई गई है। 1991 में भारी वर्षा में मस्जिद की एक दीवार गिरी, तब जाकर ये पता चला कि अंदर देवी देवताओं हैं। जब हम आपका सम्मान कर सकते हैं, और ये क्या बहुसंख्यक को ही सीखने के लिए है कि जो अल्पसंख्यक, हालांकि जो सबसे अल्पसंख्यक है और जिसकी संविधान की प्रस्तावना में भी इसको परिभाषित नहीं किया गया है, और राजनीतिक तुष्टीकरण और राजनीतिक फायदे लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या ये वो नहीं समझेंगे? क्या ये सिर्फ बहुसंख्यक ही समझेंगे? ठीक है, आपको आवाज मिल रही है मुन्ना खान जी मेरी? बताइए सर, इतनी सारी बातें राहुल आनंद जी कर गए, मैं बड़ा आराम से उनको सुन रही थी, लेकिन एक बार भी उन्होंने ये नहीं बताया कि इस मंदिर मस्जिद विवाद से क्या हो जाएगा। जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, अर्थव्यवस्था की समस्या है, गरीबी की समस्या है, भुखमरी की समस्या है, ये सब सुलझ जाएंगी। पल्लवी जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं जो जनता में बता सके मैंने ये किया। अब ये 2024 तक ये गुमराह करने की कोशिश है, और ये मंदिर मस्जिद की बात है, शमशान कब्रिस्तान की बात है, यही सरकार के पास काम बचा है। मतलब महंगाई चरम सीमा पे है, उसकी कोई बात नहीं होगी। आप जो 2 4 5 चैनल, जो बड़े बड़े चैनल है, उसमें आप देख लो, सारा दिन यही डिबेट होता रहेगा, मंदिर मस्जिद, रूस यूक्रेन, शमशान पाकिस्तान, कब्रिस्तान, यही है। मतलब आज जो मेन मुद्दा है उससे देश को गुमराह किया जा रहा है। आज जो महंगाई चरम सीमा पे है, पेट्रोल के भाव 100 के पार है, डीजल के भाव 100 के आसपास है, रसोई गैस के दाम 1000 के आसपास है, किसान परेशान है, युवा परेशान है, महिला परेशान है। इस पे कोई भी बात करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मंदिर और मस्जिद में उलझा दो, और ये 2024 तक यही ढोल बजाना है, इनको और कोई काम नहीं है। मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो ये बांटने की कोशिश कर रहे और इन भावनाओं में बहकाने की कोशिश कर रहे। अरे आस्था और संविधान से देश चलता, आस्था से नहीं चलता। संविधान हमारे सर ऊपर ही है, मामला जुडिशियल कोर्ट में, कोर्ट का जो निर्णय होगा, कोर्ट का जो न्याय होगा, वो सभी को सम्मान करने की जरूरत होगी ना मुन्ना खान जी। अभी राहुल आनंद जी बता रहे थे कि और ऐसी कौन कौन सी विवादित मस्जिदें हैं जिन पर फैसला आना बाकी है और फैसला पक्ष में आएगा, ऐसा मानना है राहुल आनंद जी का कि आप लोग कभी सम्मान कर ही नहीं पाए दूसरे पक्ष का, और बहुसंख्यक हमेशा क्यों झुके? राहुल आनंद जी सवाल पूछ रहे हैं। ये 900 मस्जिदों की लिस्ट है। मैं कहता हूँ किसने, राहुल आनंद जी ने क्या सवाल किया वो मैं नहीं था, मैं थोड़ा लेट आया। अगर दोबारा वो सवाल किया तो मैं जवाब देने तैयार हूँ। आप किस चीज की लिस्ट मांग रहे हैं खान साहब? नहीं, 900 मस्जिदों की लिस्ट है भाजपा के पास।
900 मस्जिदों की लिस्ट नहीं है, लेकिन कुछ 5-6 ऐसी विवादित मस्जिदें हैं जिनकी लिस्ट राहुल आनंद जी के पास इस समय है और ये मामले चल रहे हैं और जल्दी इन मामलों पर फैसला भी पक्ष में आएगा, ऐसा आनंद साहब का कहना है। ये कह रहा हूँ 2024 तक इन मामले को उलझाए रखना है, ये नीति है सरकार की। ये दिखाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, बताने के लिए कुछ नहीं है। जितने वादे हुए सारे झूठे वादे हुए। मैं महबूबा मुफ्ती के कुछ बातों से सहमत हूँ, कुछ बातों का खंडन नहीं करता उनके, क्योंकि वो पहले बीजेपी के सहयोगी रह चुके हैं। जो 2-4 बातें उन्होंने कही है वो सही है। क्या इन सब करने के बाद युवा को रोजगार मिल जाएगा? महंगाई कम हो जाएगी, पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे, डीजल के दाम कम हो जाएंगे। तो इन बातों से मैं सहमत हूँ। आनंद साहब जी, इन सारी बातों से ये सारी समस्याएं हल हो जाएंगी? फोकस कहाँ होना चाहिए था? डिफोकस हो रहे हैं हम तो। एक सवाल पूछ जी, आप हमें बताएं, आस्था पर है या संविधान पर? देखिए, नहीं, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। मैं आप ही के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। ये देश जो है वो संविधान से चलेगा, लेकिन इसको आपने बदलने की कोशिश की। जब संविधान के प्रस्तावना में ही अल्पसंख्यकों का जिक्र नहीं किया गया है, चाहे आर्टिकल 14 से 16 उठा लीजिए, तो फिर अल्पसंख्यक कहकर बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी परियोजना चलाने की क्या आवश्यकता रह गई? पहला। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि जिस संविधान की आप दुहाई देते हैं उस संविधान की क्या आप बात मानते हैं? नहीं। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था? बाबा भीमराव अम्बेडकर ने यही कहा था, देश के पहले कानून मंत्री ने यही कहा था कि अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं किया गया। दूसरा, यूसीसी की बात की गई। तीसरा, जो ट्रिपल तलाक की बात की गई। संविधान की मैं बात कर रहा हूं, उस संविधान को क्या आपने माना? शायरा बानो जैसे केस को आपने पलट दिया अपने राजनीतिक फायदे के लिए। उस समय कहां था संविधान? संविधान क्यों हाशिए पे चला गया था? मैं और बता दूं, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, और यही नहीं, जब कश्मीर में 370-35 ए का जब विरोध किया गया था, तो उस समय कहां था? संविधान हाशिए पे चला गया था। और ये जो शब्द जो लगाया गया था, अल्प शब्द नहीं, संविधान मैं आ रहा हूँ, रुकिए, मैं आ रहा हूँ, फिर अब करेंगे चर्चा, बहुत मजा आएगा। वो शब्द अब हटाना क्यों भूल गए? महबूबा मुफ्ती उस वक्त कहाँ थी जब कहती थी कि अगर 370-35 से छुआ तो कोई झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा? उस समय कहाँ थी? क्या हो गया? आज जो देश के अंदर जो माहौल बना दिया गया था, आप नतमस्तक थे उनके सामने, लेकिन हमने अपने देश का सीना सर से और फक्र से ऊंचा किया। देखिए, ये हंसी आनी लाजमी है, क्योंकि ये डीएनए का दोष हो सकता है और अपनी पार्टियों के समझने का दोष हो सकता है। आप उस वक्त आपके सहयोगी है, नहीं वो आपके सहयोगी है। आप बात को मिलाने की कोशिश न करो। मैं हंसी इसलिए आ रही है कि आपने 7 वोट के लिए उनको साथी बनाया और आज उसको कह रहे हो। मैं महबूबा मुफ्ती का सपोर्ट नहीं कर रहा। आनंद जी, आप एक मिनट सुन ले मेरी। मैं महबूबा मुफ्ती का सपोर्ट नहीं कर रहा, आपके सहयोगी हैं। मैं आप जो उनकी बात कह रहे हो, मैं इस बात पे आ रहा हूँ कि किस बिना पे आपने उसको। खान साहब, है नहीं सहयोगी, थे। अब थोड़ी ना महबूबा मुफ्ती उनके सहयोगी हैं। थे तो मैं ये कह रहा हूँ जी, हमने कभी नहीं बनाया। ठीक है आनंद साहब। ठीक है। देखिए, मैं एक बार और पुनः इस बात को खंडन कर देना चाहूंगा कि जब कांग्रेस के शासनकाल में हमारे देश के जवानों का सर काट कर लेके चला जाया करते थे और माँ घर में बैठकर रोती थी कि इसका बदला लेंगे। इसका बदला किसने लिया? आपकी सरकार थी, आपने नहीं लिया, हमने किया। हमने घुस कर मारा, आपने सबूत मांगा। झूठ मत बोला करो आनंद जी, झूठ न बोलो। नहीं आनंद जी, झूठ तर्ज पे बात करनी है, बात को बंद करो। तुम्हारी हिम्मत नहीं है घुस के मारने की। वो कांग्रेस ने टुकड़े किए, कांग्रेस ने घुस के मारे, कांग्रेस ने कश्मीर को शांत किया। आपने तो आग लगाने का काम किया वहां पे। आज तक कश्मीर चल रहा है। सच बोलो तो सुनूंगा, झूठ ना परोसो। ये पूरे देश में झूठ परोसने का काम करते हो, ये गलत बात है। आप सच बोलो, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, मैं सम्मान करता हूँ। 1-2 डिबेट में आप साथ आए हो, मैं आपके सम्मान करता हूँ, लेकिन सच बोलो। ये घुस के मारने की बात ना करो, वो बीजेपी की हिम्मत नहीं है। अगर ऐसा होगा तो चाइना पूरा गांव बसा रहा है। साहब, सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बात कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बात कर रहे हैं सर। आपको सर्जिकल स्ट्राइक अभी भी एक्सेप्ट नहीं हो रही है क्या, ये बताएं? वो लगातार बोल रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हमने की, 2 बार की। ये कोई सर्जिकल स्ट्राइक पहली बार देश में नहीं हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे जवान है, सुरक्षा है, जो बॉर्डर पे मौजूद है, उसका श्रेय लेने का बीजेपी कोशिश ना करे।
मैं ये कहता हूँ आप मुद्दे पे आए, आप मुद्दे पे आए सीधे सीधे, बात को घुमाने की कोशिश ना करें। राहुल जी जी, अब खैर इनका अपना परसेप्शन हो सकता है कांग्रेस पार्टी का कि ये क्या माने ना माने, लेकिन मैं इनके एक प्रश्न का और उत्तर दे दूं। इन्होंने बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी की भी समस्या पे प्रकाश डाला, तो मैं आपको बता दूं कि बेरोजगारी का जो स्तर हमारे देश के अंदर है वो 2020 के बाद अब घटना शुरू हुआ है। पहले बढ़ा था, मैं आपकी बात से संतुष्ट हूं, लेकिन अब सीएमआई का जो डाटा आया था उसमें आर्थिक गतिविधि बढ़ने पे नौकरियां लोगों को प्राप्त हुई है, ये भी एक सच्चाई है। अभी बेरोजगारी दर लगभग 6% के आसपास है। मैं पूरे देश की बात बता रहा हूँ। महंगाई की बात कर लेते हैं। महंगाई की बात पे भी मैं आपके साथ बहस कर सकता हूं, क्योंकि जो सच है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। महंगाई रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बाद भी बढ़ी है, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग ने एक्सेप्ट किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब ट्रांसपोर्टेशन को लेकर महंगाई से मेरे रूस और यूक्रेन से क्या लेना देना? सर एक क्यों एक नहीं करके लेना देना बात है? कर लेते हैं। नहीं, आप सफाई दे, आनंद जी आप सफाई दे। यूक्रेन और रूस के बाद महंगाई आई है या महंगाई 2014 के बाद आई है? क्या रूस और यूक्रेन के बाद 1000 रुपए के सिलेंडर हुए? क्या रूस और यूक्रेन के बाद सरसों के तेल 200 रुपए के पार हुए? क्या रूस और यूक्रेन के बाद ये आटा 35-40 रुपए हो गया? आप सफाई सब आप अच्छे व्यक्ति है, मैं आदर करता हूँ। आप अच्छा बोलते हैं, अच्छा वक्त है, मैं आदर करता हूँ आपकी, लेकिन आप सच का तथ्य रखें। मैं आ रहा हूं, मैं आप ही को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हमारे देश का, जो विश्व का जो सप्लाई चेन है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। ये आप मानते हैं? ये आप मानते हैं खान साहब, आप मानते हैं कि सप्लाई चेन कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है? जी, सप्लाई चेन कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है, आप इस चीज को मानते हैं? नहीं, इस बात को मानते हैं, जो मानने वाली बातें माने थे वो। चलिए, हाँ, कोरोना का जब संकट आया तो चाइना से जो चीज हमारे देश को आती थी आयात होकर, वो रुक गई, इस चीज को मानते हैं? हाँ, ये चीज मानते हैं। तो कहीं ना कहीं जब सप्लाई टूटा तो महंगाई बढ़ी। और अभी मैं बता रहा हूं, एक बैरल में क्या रेट है, पेट्रोल डीजल का क्या रेट आता है एक बैरल में, वो देख लीजिए और आपको स्थिति स्वतः स्पष्ट हो जाएगी। इसमें मुझे बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। आनंद जी मैं बताऊं, जो पेट्रोल इंडिया से नेपाल जाता है, जो नेपाल वाले बेचते हैं, वो इंडिया से सस्ता क्यों है? मैं ये पूछना चाहता हूं, आप ये सवाल का जवाब दे दो। नेपाल हिंदुस्तान से पेट्रोल लेता है, उसके बाद हमसे ज्यादा सस्ता बेचता है। मैं बिहार के बॉर्डर पे चले जाओ, यूपी के बॉर्डर पे चले जाओ, नेपाल से लोग कैनन भर के, गैलन भर के, बोतल भर के हिंदुस्तान में लाके पेट्रोल बेचते हैं। अगर आपको सही जानकारी हो तो आप मेरी बात से सहमत होंगे। आप पता कर लो, जो भी नेपाल के बॉर्डर का एरिया है वहां पेट्रोल नेपाल का बिक रहा है। क्यों बिक रहा है? क्योंकि हिंदुस्तान का महंगा है और पूरे देश को पता है कि नेपाल हिंदुस्तान से पेट्रोल लेके जाता है। मैं इस बात को आपको खंडन कर रहा हूं। जो गेहूं हमारे यहाँ उत्पाद होता है वो रूस, यूक्रेन, चाइना में नहीं होता। सरसों तेल की बुआई, सरसों हमारे यहाँ उगाई होती है, वो चाइना और यूक्रेन में नहीं होता। मैं इन चीजों पे कह रहा हूं, आप इनमें समझ दो। ये महंगाई है, एक पेट्रोल की बात नहीं है। आज हम कह रहे हो पेट्रोल वहां महंगा हो गया तो मैं महंगा दे रहा हूं। जब सस्ता हुआ तो आपने सस्ता क्यों नहीं किया? 28 लाख करोड़ जनता की गाड़ी कमाई क्यों कम हो गई? कहां गए वो पैसे? 28 लाख करोड़ जो हमने टैक्स दिया कहां गए? जवाब हम लेंगे। हमारे समय हमारे साथ जुड़े और खान साहब एक एक करके बात करेंगे तो सभी को बराबर मौका मिल जाएगा। सर एक एक करके बात कर लेते हैं। आरपी उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं, एक प्रतिक्रिया उनकी भी ले लेते हैं। आरपी उपाध्याय जी स्वागत है आपका एएनपी न्यूज पर। महबूबा मुफ्ती पूछ रही हैं सर कि एक ही बार में आप हमें लिस्ट दे दीजिए कि हमारी कौन कौन सी मस्जिदों पर आपकी नजर है, और ये भी बता दीजिए कि ये मस्जिदें लेने के बाद क्या देश में सब कुछ ठीक हो जाएगा? अगर हो रहा है तो फिर ले लीजिए मस्जिदें। देखिए, मस्जिदों को लेने का न कोई इरादा है न कोई प्लान है। हाँ, कुछ विवादित स्थल हैं, चाहे वो कृष्ण जन्मभूमि मान लें, चाहे वो राम मंदिर मान लें, या दूसरा आप देख रहे हैं कि बाबा भोलेनाथ का स्थान हो, और इन स्थानों पर साफ साफ दिखाई देता है कि भी मंदिरों का विध्वंस करके मस्जिदें बनाई गई।
कोई भी जाके देख ले, मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, आपको साफ साफ नजर आएगा। कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर मस्जिद, अब उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने जो दीवार थी मस्जिद की वही पूजा करना शुरू कर दिया। क्यों? मस्जिद में तो जा नहीं सकते। तो देखिए, ये कह देना कि भाई कौन कौन सी मस्जिद लेनी है, और दूसरा जो सिक्के का पहलू है वो ये भी है कि देखिए, ये बेकार के विवाद हैं, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कहीं ना कहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। ये बात अलग है कि महंगाई के लिए सरकारें जिम्मेदार नहीं है। महंगाई के लिए तो अंग्रेज जिम्मेदार हैं, मुगल जिम्मेदार हैं, जिन्होंने लाल किला बनाया, ताजमहल बनाया, यहाँ आके नई दिल्ली बसा दी। तो महंगाई तो होनी है। नहीं, नेहरू भी जिम्मेवार है सर जी। कोई जिम्मेदार नहीं है सर, मैं तो कह रहा हूँ मुगल जिम्मेदार हैं, अंग्रेज जिम्मेदार हैं। हम तो बेवकूफ हैं कि हम लोगों ने सरकारें चुनी हैं, वोट किया है। तो ये देखिए, अतिशयोक्ति है पल्लवी कहना। जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। मान लीजिए रूस यूक्रेन युद्ध हो गया, या आज बारिश हो गई, कल बिजली नहीं आएगी क्योंकि भाई बारिश हो गई है, हमारा क्या दोष है? तो सरकारें हम इसलिए चुनते हैं कि बारिश होगी तो बिजली मिलेगी, रूस यूक्रेन का युद्ध होगा तब भी महंगाई नहीं बढ़ेगी। अरेंजमेंट ही तो करना है, इंतजाम करने के लिए तो सरकारें चुनी जाती हैं। फिर उस पर ये बहानेबाजी नहीं है। मैं मानता हूं रूस यूक्रेन युद्ध का असर पूरी दुनिया पर है, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उसके विकल्प तलाशना या उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था करना जिससे कोई उस युद्ध का असर हमारे देश की जनता पर न पड़े, ये भी सरकारों का दायित्व है। ये कोई जनता का दायित्व नहीं है। जनता ने अपना दायित्व था सरकार चुनना, वोट करना, वो वोट किया है, सरकार चुनी है। अब सरकार से भी हम उम्मीद तो करेंगे, भी मांगेंगे, पानी भी मांगेंगे, बिजली भी मांगेंगे, राशन भी मांगेंगे, शिक्षा भी मांगेंगे, स्वास्थ्य भी मांगेंगे, रोजगार भी मांगेंगे। इसको अन्यथा न लिया जाए, बल्कि इन क्षेत्रों में काम किया जाए। अपार संभावनाएं हैं, अपार संसाधन देश के पास है, सिर्फ अरेंजमेंट करने की जरूरत है। मैं कई चैनल पर सुनता हूं कि भी कांग्रेस ने बॉन्ड जारी कर दिए थे, वो बॉन्डों का पैसा भर रहे हैं। भाई उसने जनता को राहत देने के लिए बॉन्ड जारी कर दिए, एक व्यवस्था तैयार की कि महंगाई न बढ़े। उस तरह की कोई ना कोई व्यवस्था, कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था सरकारों का दायित्व है। या फिर महंगाई बढ़े तो उस रेशो में आमदनी भी बढ़ जाए, मेरी सैलरी बढ़ जानी चाहिए, मेरे वेतन भत्ते बन जाने चाहिए। और जब मेरी आमदनी बढ़ जाएगी फिर आप बढ़ाते रहिए महंगाई। विडंबना ये है कि मेरी आमदनी तो बढ़ती नहीं, बिल्कुल आमदनी मेरी 10 पैसे बढ़ती है और महंगाई 50 पैसे बढ़ जाती है। तो मैं 40 पैसे कहां से लाऊं? क्यों? आमदनी तो मेरी वही है, आमदनी तो मेरी बढ़ी नहीं है। तो या तो व्यवस्था को, जैसे तेल को बाजार के हवाले कर दिया गया, तो वेतन को महंगाई के हवाले कर दो। जो भाई वेतन भत्ते, ये जो जितनी महंगाई बढ़ जाए, ये नहीं व्यवस्था है। इंडेक्स बढ़ेगा तो आपका डीए बढ़ जाएगा, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित होता है। जिस रेशो में महंगाई बढ़ती है उस रेशो में आमदनी नहीं बढ़ती है, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर मान लीजिए महंगाई के साथ मेरी आमदनी बढ़ जाती तो मैं महंगाई का रोना क्यों रोऊंगा? मैं तो बिल्कुल नहीं रोऊंगा। ठीक है, मैं तो पैसा पे करूंगा, 500 रुपए लीटर होगा तब भी खरीद लूंगा। क्यों? मेरी जेब में पैसा तो आ रहा है। तो सरकारों को देखिए, सरकारें चुनी इसलिए जाती है
क्यों व्यवस्था जिम्मेदारी तय बनाए। करनी पड़ेगी, व्यवस्थाएं बनानी पड़ेगी। राहुल आनंद जी, आप सप्लाई चेन के बारे में बात कर रहे थे सर, ये मिसमैनेजमेंट का ही नतीजा है। देश में कोयले की कमी, बिजली का संकट, ये भी सब सप्लाई चेन के कारण प्रभावित हुआ है। ये मैनेजमेंट कौन रखेगा और ये जिम्मेदारी कैसे कांग्रेस की हुई? हर बार हर चीज पे कांग्रेस को दोष देना कितना सही है? हाँ देखिए पल्लवी जी, जहाँ तक मैनेजमेंट की बात है तो मैं आपको बता दूं कि आपके और हमारे देश के पड़ोसी देशों की अगर स्थिति देख ली जाए और अपनी देश की स्थिति देख ली जाए, जबकि हम 140 करोड़ के आसपास हैं और जो 25 से 30 करोड़ की संख्या वाला है उसकी स्थिति आज क्या हो गई है। तो ये मैनेजमेंट ही आता है जो ये सिखाता है कि आपको कैसे मैनेज करना है। हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम 140 करोड़ की आबादी को भी पेट्रोल डीजल उपलब्ध करा रहे हैं और भोजन भी कराने की व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि सरकार इसके लिए तत्परता से आगे बढ़ रही है। चुनौतियां जिस तरह अन्य देशों की है उस तरह हमारे देशों की भी है, लेकिन तो इसकी दूसरे पहलू पे अगर हम बात करें तो जो महंगाई का जो स्तर है, खास करके वो हम अगले विषय में इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे जब अगली बार डिबेट रखेंगे इसका, तो उसमें भी इसका खंडन करेंगे कि सरकार क्या व्यवस्था कर रही है। सरकार ने जो अभी जो फाइनेंशियल ईयर को जो घोषणा किया था उसमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए खास करके अपने घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई थी। आपने देखा कि गेहूं का जो हम निर्यात करते थे उसको रोक दिया गया तत्काल प्रभाव से, ताकि हमारे देश में किल्लत ना हो। तो चीजें बहुत सारी ऐसी है जो चलते आ रही है और चुनौतियां भी उसी हिसाब से है। सरकार सक्षम है और साहस के साथ, मजबूती के साथ हर चुनौतियों का सामना कर रही है। जब हमारे देश के अंदर कोरोना भी आया था तो उस समय सबने ताली बजाई थी और सबने कहा था, उपहास उड़ाया था कि कैसे होगा, लेकिन हुआ। आज स्थिति कंट्रोल की तरफ है। हमने लगभग 190 करोड़ की आबादी को वैक्सीन लगा दिया। 52 लाख लोगों की जान गई सर। आनंद जी, मैं आ रहा हूँ। आनंद जी, 52 लाख लोगों की जान गई। कोरोना की बात आपके मुंह से शोभित नहीं देता। मुझे बोलने दीजिए। जहां तक टीएडीए का सवाल है तो अभी कुछ दिन पहले सरकार ने टीएडीए लोगों की भी बढ़ाई है और कोशिश ऐसी है। मैं जो खान साहब हैं, मैं उनकी बातों को सुन रहा था। मैं उनको बता दूं कि अभी फिलहाल 110 रुपए 50 पैसे प्रति बैरल क्रूड ऑयल का रेट हो चुका है। उसको अब 77 कुछ से इंटू करके समझ में आ जाएगा कि लगभग 8,500 के आसपास वो आ रहा है। तो जो तो वो ये भी तो पूछ रहे थे, काबू करने के लिए भी कोशिशें हो रही है। पर कच्चे तेल की कीमत कम थी। नहीं, आप अलग बात बोल रहे हैं सर। कच्चे तेल की कीमत जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम थी तो हमारे देश में तो कम नहीं हुई सर। हमें तो नहीं मिला 65-70 रुपए में। मुझे तो याद नहीं है कि अभी हाल फिलहाल में 65-70 में हमने खरीद लिया हो कभी पेट्रोल डीजल। ठीक है, मैं आपके बात से सहमत हूँ, लेकिन मुझे इसका उत्तर भी दे देता हूँ। जब पेट्रोल डीजल की कीमतें, देखिए हमारे देश की अर्थव्यवस्था पेट्रोल डीजल पर निर्भर करती है 70%, सबको जानते हैं। और जब हम वहां पे कम था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पेट्रोल क्रूड ऑयल का दाम खास करके, तो हमारे देश के सामने क्या चुनौती थी? हमारे देश के सामने चुनौती कोरोना आ गया था। हमें सबको भोजन देना था, सरकारी लोगों को सैलरी देनी थी, और यही नहीं, जो विकास का काम था उसको भी चलाना था। भले वो 20 दिन के लिए बंद किए गए थे, लेकिन उसको भी हमें चलाना था। जो जरूरी सेवा थी, पैसे, क्योंकि देश की पूरी अर्थव्यवस्था ही बैठ गई थी। उस स्थिति में अगर हम किसी चीजों को कम करते तो आपको लगता है कि ये चुनौती हम पूर्ण कर पाते? नहीं कर पाते। लेकिन अगर जब स्थिति सामान्य हो जाती है, उस समय अगर ये दाम कम होता है और तब सरकार महंगा बेचती है, तो एक चुनौती है, वो चुनौती के रूप में स्वीकार की जा सकती है। वो चर्चा भी बहस में हम कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, हमारा जो विषय आज का था, जो मंदिर मस्जिद को लेकर था, जो भी मुस्लिम आक्रामकता, जितने भी आक्रमणकारी हुए, चाहे हमारे इतिहास में इन लोगों को महान बताया गया, ठीक है, अकबर महान था, औरंगजेब महान था, द वॉरियर का भी उपाधि बहुत लोगों को दिया गया, चंगेज खान, वो किस तरह से दमन करता था हमारे देश में आकर, जो सबसे पहले गजनी और मोहम्मद ने जब हमारे देश पे 17 हमले किए और गौरी और चंगेज खान ने धावा बोला, तैमूर जी ये मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, जितने भी लोगों ने हमला किया, और अम्बेडकर ने, मैं आ रहा हूं, अम्बेडकर ने इसका कारण बताया कि किसी भी प्रकार से हिंदू धर्म को
छोटा और तुच्छ बताना और जबरदस्ती धर्म को कबूल कराना इनका मोटो था। लेकिन कभी भी, आज ही देखिए, अभी कुछ दिन पहले ओवैसी के भाई छोटे ओवैसी औरंगजेब की समाधि पे जाकर वो पुष्प अर्पित कर आए थे। क्या उद्देश्य था? वो क्या संदेश देना चाहते थे हमारे देश के अंदर? अगर इस प्रकार की विचारधारा रहेगी, इतिहास अपने आप को रिपीट करता है और सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है जो हम कहते हैं, आज उसी का ये देन है कि आज ज्ञान वापी का भी मसला हल होने के करीब है। क्या कभी, अभी मैं आपको भी ताजा उदाहरण देता हूं, अभी का उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं पल्लवी जी। अभी एमपी में अभी हमला हो गया है। हनुमान जी की मंदिर की स्थापना की जा रही थी, वहां पर नीमच में हमला कर दिया गया है असामाजिक तत्वों के द्वारा। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि वो क्यों किया गया है। अगर इस प्रकार की घटना घट रही है तो कहीं ना कहीं ये चिढ़ है। अगर ये कुछ कोइंसिडेंस ही हो रहा है सर, जिन जिन राज्यों में चुनाव है वहां इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये बड़ा कोइंसिडेंस है। अब पता नहीं अचानक से हो रहा है या सारा प्री प्लान है, ये समझ नहीं आ रहा है। खान साहब सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं आनंद जी सुन ले, बहुत देर से सुन रहा हूँ आपको। आप बात करते करते बाबर पे पहुंच जाते हो, औरंगजेब पे पहुंच जाते हो, अंग्रेजों पे पहुंच जाते हो, नेहरू जी पे पहुंच जाते हो। मुद्दे पे बात करने बहुत देर होगा। एक सच को छिपाने के लिए 1000 झूठ बोलते हो आप, ये अच्छी बात नहीं। आप सच को सामने रख करके बात करो आप। और सच यही है कि जिस राज्य में चुनाव है वहां पे दंगे भड़काने की कोशिश हो रही है। जिस राज्य में चुनाव है वहां सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, क्योंकि सरकार के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा। सरकार जो वादे किए उसमें विफल नजर आ रही है, चाहे वो महंगाई का मसला हो, चाहे रोजगार का मसला हो, चाहे महिला का मसला हो या किसान का मसला हो, बुलेट ट्रेन का मसला हो, कोई भी मसला हो या 15 लाख का मसला हो, सरकार के पास कुछ नहीं बचा बताने को। इसलिए सरकार अब आपस में आपसी सौहार्द बिगाड़ करके वोट बटोरने का काम करती, और ये उसी राज्य में हो रहा है जिस राज्य में अभी चुनाव है। अभी आपने नीमच की घटना बताई, मैं कहता हूं नीमच की घटना क्यों हुई? क्या वहां बीजेपी की सरकार नहीं है? आखिर नीमच की घटना क्यों हो रही है? राजस्थान में होती पूरे हिंदुस्तान हंगामा बच जाता है, नीमच में क्यों हो गया इतना बड़ा हादसा? आप यही काम कर रहे हो, ये पता लगाओ किस मंदिर के से जुड़ा हुआ मस्जिद की दीवार है, किस मस्जिद से जुड़ा हुआ मंदिर का दीवार है, कौन से शमशान घाट है जो मुस्लिम का नाम है, कौन सा कब्रिस्तान है जो हिंदू भाई का नाम है। यही काम बचा आपका, और आप 2024 तक यही करने वाले हो। आपके पास कोई काम तो है नहीं बताने के लिए। अरे सरसों तेल महंगा हुआ, यूक्रेन की क्या दोष है इसमें? आटा क्यों महंगा हुआ, यूक्रेन का क्या दोष है इसमें? 15 लाख रुपए आए क्या? 35 रुपए पेट्रोल मिले क्या? बुलेट ट्रेन चली क्या? हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पे चढ़े क्या? और कितना झूठ पड़ोस के बात करोगे आप पड़ोसी देश की बात करते हो, श्रीलंका की बात करते हो, वो दिन दूर नहीं है। हिंदुस्तान को श्रीलंका होने में अब टाइम नहीं लगना चाहते, जिस हिसाब से जिस रास्ते पर आप लेके जा रहे हो देश को। तो ये जो झूठ परोसा जा रहा है उसे जनता तक पहुंचाने में आप कौन सा सफल हो पा रहे हैं सर? आप तो लोगों को कुछ पता ही नहीं पा रहे कि चल क्या रहा है। जैसा नचाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, सारी राजनीतिक पार्टियां वैसे ही नाच रही हैं। आपकी भी मजबूरी हो जा रही है कि फिर हिंदू मुसलमान कर लें, मंदिर मस्जिद कर लें। बताइए ना लोगों को चल क्या रहा है देश में। इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी अभी सफल ही नहीं हो पा रही है कहीं पर भी। पल्लवी जी, ऐसा है, बीजेपी को खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर 20% वोट बीजेपी को पड़ रहा है तो 80% वोट खिलाफ में पड़ रहा है। अगर अभी कांग्रेस कुछ बोले तो स्वार्थ बिगाड़ने की बात होती है, बहुत ही बड़ा कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम लोग आपसी स्वार्थ बिगाड़ने का काम नहीं करते। नहीं, महंगाई के मुद्दे पर अगर आप बात करेंगे तो इससे आपसे सौहार्द कैसे बिगड़ेगा? आप लोगों तक पहुंचाइए अर्थव्यवस्था कैसे खराब हो रही है, आप लोगों तक पहुंचाइए रोजगार के मसले पर क्या चल रहा है, गरीबी रेखा से नीचे लोग जा रहे हैं, ये आंकड़ा आप लोगों तक पहुंचाइए। इसमें सामाजिक सौहार्द कहां से बीच में आ गया? नहीं, मैं कह रहा हूँ पल्लवी जी, सारी बातें जनता तक पहुंच रही है। ये हिंदू हृदय सम्राट बन रहे, तो आज हिंदू भाई के ही लड़के बेरोजगार है और हिंदू भाई किसान हम लोग है वो भी परेशान है। ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, परेशान हिंदू या मुस्लिम दोनों परेशान है। ये सरकार ही ऐसी है। इन सरकार को आपसी स्वार्थ बिगाड़ करके वोट बटोरने का काम है, एक ही काम बचा है। जनता तक जहां तक बात रही, हम लोगों के रैली धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, और ये तीन राज्य के चुनाव है और 2024 के चुनाव है।
जनता इसे बहुत मुंहतोड़ जवाब देने वाली है। हमारे मित्र थोड़ा और इंतजार करें। आर्य राहुल जी, आरबी उपाध्याय जी, विपक्ष की फिर क्या भूमिका रही? महबूबा मुफ्ती भी एक प्रेस वार्ता करती हैं, कह देती हैं कि मंदिर मस्जिद कर रहे हैं और कोई मुख्य मुद्दे हैं नहीं इनके पास। इतनी सी चीजों से क्या हो जाएगा? जनता की आंखें खुल जाएंगी कि हम किन समस्याओं से गुजर रहे हैं इस समय? एक प्रेस वार्ता क्या गुल खिला लेगी? महबूबा मुफ्ती कर रही है, वही कांग्रेस कर रही है। देखिए, कहीं ना कहीं जो बेसिक समस्याएं हैं पल्लवी, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है, सबकी एक है। चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो। महंगाई से मुस्लिम भी पीड़ित है, हिंदू भी पीड़ित है, बेरोजगारी से मुस्लिम भी पीड़ित है, हिंदू भी पीड़ित है। ऐसा तो नहीं है बीमारी कोई देख के आती है। बीमारी का इलाज सबको चाहिए, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है। इस बात को सबको चाहिए, मुस्लिम। इस बात को पॉलिटिकल पार्टियां, जो विपक्ष है, वो समझा नहीं पा रहा है जनता को, जनता के बीच में जा नहीं पा रहा है। बस सिर्फ इतनी कर, देखिए बीजेपी चाहती है मंदिर मस्जिद पर बात हो, तो देखिए उसके लिए कांग्रेस भी उसी पर बात कर रही है, महबूबा मुफ्ती भी बात कर रही है, यानी सब उसी पर बात कर रहे हैं ना। जब उसका समाधान छोड़ देना चाहिए, बड़ा दिल दिखा देना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है भी बता दीजिए 4 मस्जिदें आप ले लीजिए, अपना पूजा पाठ करिए। और ये मस्जिद हमारे मक्का मदीना नहीं है। देखिए बहुत सारी मस्जिदें हैं और बनाई जा सकती हैं, लेकिन हिंदुओं के 3-4 तीर्थ स्थल हैं। देखिए चाहे वो ज्ञान बापी का मामला हो, चाहे कृष्ण जन्मभूमि हो, चाहे राम मंदिर हो, इसके अलावा और तो मुझे कोई विवादित स्थल ऐसा कोई दिखता नहीं। राहुल और मेन मुद्दों लेके बैठे हुए हैं सर, अभी सुनिएगा कौन कौन से विवादित स्थल हैं। 900 मस्जिद है सर इनके पास, 900 मस्जिदों की लिस्ट है। ये 2024 तक के प्रोपेगेंडा इन्होंने तैयार कर रखा है। 2024 तक आप इनसे सवाल मत करो, चाहे रोजगार पे हो, महंगाई पे हो, पेट्रोल पे हो, डीजल पे हो, गैस सिलेंडर पे हो, किसी पे आप सवाल ना करो। 2024 तक का प्रोपेगेंडा इनके पास तैयार है। देखिए ये सभी पॉलिटिकल पार्टियों को सूट करता है। अगर बात महंगाई की होगी तो महंगाई कांग्रेस के जमाने में भी बढ़ी, तो बीजेपी। देखिए महंगाई एक निरंतर प्रक्रिया, धीरे धीरे बढ़ेगी, इसे कोई नकारा नहीं जा सकता। और बेरोजगारी कोई आज से नहीं है, बेरोजगारी कांग्रेस की तब भी बेरोजगारी थी। तो ये कह देने भर से नहीं होगा। अगर काम है तो काम के लिए जवाबदेही बीजेपी की है तो कांग्रेस की भी है, सभी जवाब तो सबको सूट करता है कि भाई काम की बात छोड़ दे, हिंदू मुस्लिम कर लेते हैं, मंदिर मस्जिद कर लेते हैं, तो कोई ना मेरी तरफ उंगली उठाएगा ना आपकी तरफ उंगली उठाएगा और मैच टाई हो जाता है। और ये नहीं है। देखिए आम आदमी परेशान होता है, चाहे वो महंगाई से है, चाहे वो बीमारी से है। जहां तक नेताओं का प्रश्न है, उनकी आमदनी तो 4 गुना बढ़ जाती है और इस देश की व्यवस्था उस तरह की है कि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो अपने वेतन भत्ते खुद बढ़ा लेंगे, 5-5, 7-7 पेंशन ले लेंगे। क्या दिक्कत कहाँ है? तो हमें तो दिक्कत है ही नहीं। जनता के लिए तो कांग्रेस बीजेपी आप सारे बराबर हैं, कौन सा अलग है मुझे बताएं? कोई अलग है? जब आरटीआई की बात आती है दोनों पॉलिटिकल पार्टियां एक हो करें, नहीं हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम राजनीतिक दल हैं, हम आरटीआई में नहीं आएंगे। भाई क्यों राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं, उस गरीब की बात करते हैं, गरीब को टिकट नहीं देंगे, सत्ता में भागीदारी नहीं देंगे। अगर मानते हैं आप 30%, 20% जितना गरीब है, अरे उतने टिकट तो गरीबों को दे दिया करो, तो सत्ता में भागीदारी आ जाएगी उनकी। सत्ता में भागीदारी आ जाएगी तो अपनी नीतियां खुद बना लेंगे वो लोग। तो बहानेबाजी है, सिर्फ दिखावा है। और दिखावे से तो मैं कहता हूं कि पेट नहीं भरता है। भूखा पेट रोटी मांगता है, बीमार दवा मांगता है, बेरोजगार रोजगार मांगता है। उसकी बात होनी चाहिए, बाकी बातें बेमानी होती हैं।
और यही और बातें उस नहीं पर हो रही कोई हैं, बाकी ठोस- सारी बातें हो रही हैं। जो बातें होनी चाहिए बस वही नहीं हो रही हैं, बाकी सब कुछ हो रहा है इस देश में। राहुल आनंद जी। पल्लवी जी, देश में मुद्दा ऐसा होता है जो चलता रहता है और सरकार अपना काम करते रहती है। अभी खान साहब जो बातें कह रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी झूठ बोलती है, बीजेपी अपनी वादों को पूरा नहीं करती है, तो मैं आपको स्मरण करा दूं कि बीजेपी ने ट्रिपल तलाक कहा था, महिलाओं को न्याय देने की बात की थी, कर दी। ये देखो 370 कर दिया। और आपने जो एक बात कही 15 लाख रुपए नहीं आए, मैं बता रहा हूँ खान साहब, फिर आप बोलिएगा। 15 लाख रुपए की जो आपने बात की, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने तो अपना आधार अपडेट करा लिया था और देशवासियों का भी करवा दिया, तो उनको तो मेरे हिसाब से लगभग 60-70 लाख रुपए मिल गए हैं। मैं बताता हूं कैसे। जब ये कौन झूठ बोल रहे हैं? अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। 370-35 से जब हटा तो 15 लाख मिल गए। पाकिस्तान में घुसकर जब मार डाला, नए भारत की परिकल्पना कर दी, तो 15 लाख मिल गए। चाइना को जब मुंहतोड़ जवाब दे दिया और ऐसा प्रोपेगेंडा बना हुआ था कि चाइना के सामने तो भारत के सैनिक खड़ा भी नहीं हो सकते हैं। अरे झूठ आनंद जी कम बोल रहे हो। चाइना जब बनाया तो गांव बसा रखा है। अरे चाइना पूरा गांव बसा रखा है। बताऊं मैं आपको, अरे मैं बता रहा हूँ, 4 किलोमीटर के दायरे के अंदर उसके फौज खड़े हैं, उसको भगवाओ। झूठ बोलने का काम ना करो। आप उत्तेजित ना हो, मैं बताता हूँ। अरे मैं बता रहा हूँ ना खान साहब, मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। मैं आपको बताता हूँ, जहां तक देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात थी, तो 2014 के पहले देश की स्थिति देख लीजिए, बेरोजगारी को और फैक्ट्रियों की स्थिति देख लीजिए, और 2014 के बाद जब आपकी स्थिति देख लीजिए, कितने लोगों को एमएसएमई और मुद्रा लोन दिया गया है। लगभग 3 खरब रुपए बांटे जा चुके हैं। और लड़कों को जो 50,000 से 10 लाख तक की जो लोन देने की जो प्रक्रिया को सुनिश्चित की गई है विदाउट एनी गारंटी, वो भी आप देख लीजिए, उसका भी डाटा मैं आपको प्रस्तुत कर दूंगा। तो हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात कर रहे हैं। और यही नहीं, मैं आपको एक बात और बता दूं कि सरकार कोई भी आ जाए, लेकिन सरकार के पास सीमित सीटें हैं और सरकार के पास सीमित लोग ही को वो रख सकती है, तो वो अपना काम कर रही है। और जो जिम्मेदारी बनती है हमारी नैतिकता के आधार पे, वो बनती है कि हमारे देश की आबादी के अनुसार नौकरी देने की। तो वो हम अगर हम एमएसएमई को खड़ा करेंगे, छोटे छोटे व्यापारियों को खड़ा करेंगे, तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, चाहे विवाद मंदिर का हो या मस्जिद का हो, आपने तोड़ा तब उसको हम ठीक कर रहे हैं। आपने नहीं किया होता और आपने उसी वक्त खंडन कर दिया होता, तो आज ये लड़ाई नहीं होता। जब मैं आपकी पार्टी की बात करता हूं, जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने राम मंदिर का ताला तुड़वाया था, तो फिर कांग्रेस को ऐसा क्या सूझा कि कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में राम को प्रस्तुत होने के लिए समन जारी कर दिया, और ये बताने के लिए कह दिया कि पल्लवी जी इन वक्ता को ये नॉलेज कहां से आती है? ये आरएसएस के यूनिवर्सिटी से पढ़ के है क्या? स्टंट है ये। नहीं, आरएसएस की यूनिवर्सिटी से पढ़ के है क्या ये? अरे रुकिए, मैं बता रहा हूं क्यों है। क्योंकि आपको वोट बैंक की राजनीति करनी है। वोट नहीं, जानकारी मेरी है, तभी मैं आपको बता रहा हूं। जानकारी शायद आपके पास नहीं है। अरे इनको आरएसएस मिल गए, वो चाइना मॉडल खलास हो गया, चाइना को इसने लाल आंख दिखा दिया। ये आरएसएस के यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते क्या? ये बीजेपी के मित्र हमारे पैसे में नहीं, आरएसएस के यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हो क्या? ये भावना की बात है। नहीं, भावना से देश नहीं चलता। अरे भावना से देश नहीं चलता, देश संविधान से चलता है भाई साहब। देश संविधान से चलता है, भावना से नहीं चलता। और ये भावना भड़काने की कोशिश ना करें बीजेपी। नहीं अच्छे थे तो आप नहीं, मैं 4 सवाल पूछता हूँ। आप जो आपके जो वादे थे, इस पे आप जवाब दो। ये राम मंदिर क्या हुआ? ये गरे हुए मुद्दों को उखाड़ने की जरूरत नहीं है। ये 2014 की बात करो आप। क्या हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज पे बैठ गए? क्या बुलेट ट्रेनें चल चुकी? क्या 100 स्मार्ट सिटी बन गए? क्या 15 लाख रुपए मिल गए? और कोरोना काल के अंदर जब पूरे भारतवासी का व्यापार ठप हो चुका, तो 1600 गुना व्यापार कैसे आगे शाखा बढ़ गया? यह जवाब दो आप। ये आरएसएस यूनिवर्सिटी की पढ़ाई यहाँ मत सुनाओ। 2 करोड़ जब कोरोना काल के अंदर सारे व्यापारी थम गए, तो अडानी के व्यापार 2500 गुना कैसे बढ़ गए?
ठीक है, और अडानी दुनिया का नंबर 1 अमीर कैसे बन गया, ये जवाब दो आप। आरएसएस के यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए तो ये जवाब दो आप। राहुल जी, मैं बोलूंगा आपके प्रश्न का उत्तर दूं? बोलिए। अब मैं बोलूंगा, आप सुनेंगे। मैं खामोश है, बताइए। देखिए, जो हमारे देश की जो आज के देश की जो स्थिति है, हमारा देश संविधान को तो जरूर मानता है, और यही नहीं, जब संविधान के अंदर लोकतंत्र का वोट लेकर जब लोग जाते हैं जीत कर, तो उस समय जब शपथ लेते हैं तो कहते हैं मैं संविधान को साक्षी मानकर, या जिस धर्म से आते हैं, और ये कहते हैं कि जो सही होगा वो करेंगे, जो गलत होगा उसको होने नहीं देंगे। लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए वो गलतियां करते ही जाते हैं। जैसे मैं अगर आपको कटघरे में खड़ा करूंगा तो थोड़ा दुख लगेगा, लेकिन मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। आपने संघ की बात की, तो मैं आपको बता दूं कि आपके ही पार्टी के पिता, जो देश के राष्ट्रपिता हैं, महात्मा गांधी जी ने एक टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अपने जीवन में हर किसी को एक बार संघ में जाना चाहिए, वहां के व्यवहार को सीखने के लिए कहा था। दूसरी बात मैं बता दूं कि उन्होंने कहा था कि देश की आजादी के बाद अब कांग्रेस की आवश्यकता नहीं है। आपने क्यों नहीं खत्म कर दिया उस कांग्रेस को जो आज तक आप खींच रहे हैं? तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि हमारा देश मतलब 2014 के बाद के मुद्दों पे आप बात नहीं करेंगे। अब मुझे बोलने दीजिए। नहीं कहा, आप बात करते करते नेहरू जी में पहुंच जाते हो। मुझे बोलने दीजिए। आनंद जी एक बार सुन ले, ये बीजेपी की नीति बन चुकी है। बात करते करते नेहरू जी में पहुंच जाएंगे, और कुछ दिन बाद ये अंग्रेज पे पहुंच जाएंगे। कुछ दिन ये जो देश में महंगाई है वो लाल किला पे थोपेंगे, उसके बाद ये जो देश में महंगाई है चाइना पे थोप देंगे। अरे तथ्य की बात करो। ये आरएसएस यूनिवर्सिटी के भाषण यहाँ पे सुनाओ। ये देश किस दिशा में जा रहा है वो बताओ। आज जनता क्यों परेशान है, बेरोजगार क्यों परेशान है, महंगाई चरम सीमा पे क्यों है, पेट्रोल के भाव, रसोई गैस के दाम, सरसों तेल के दाम क्यों महंगा क्यों है, ये इस पे आओ। अब ये नेहरू जी, लाल किला, अंग्रेज, ये घुमाने की कोशिश न करो। आप बार बार कह रहे हो आस्था, तो ये देश संविधान से चलता है, आस्था से नहीं चलता। बोलिए राहुल जी, उनकी बात पूरी नहीं होने देंगे खान साहब, अभी वो बात तो सुन लीजिए, उसके बाद मैं आप ही का रुख करूंगी। और राहुल जी, आप भी अपनी बात थोड़ा शॉर्ट में खत्म कर दीजिए। कम से कम आप सुनिए तो सही। जनता भी जानती है कि क्या सत्यता है और क्या होना है। नहीं, जनता नहीं जान पा रही है, जनता नहीं जान पा रही है, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ सर। जनता को पता ही नहीं चल रहा है। बता दूं, ये जिस किसान आंदोलन की बात कर रहे थे, तो कांग्रेस की मैनिफेस्टो की पेज नंबर 19 2019 की पेज नंबर 9 में 2019 के मैनिफेस्टो में किसान आंदोलन जो हुआ और उससे संबंधित बिल लाने की प्रस्तावना पेश की गई थी, और कांग्रेस ने इस पे फिसड़ी हासिल की। मैं बता दूं आपको, मैं आपको पुनः बता देना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर जब भी कोई भी मुद्दा उठता है, वो मुद्दा चलते रहना चाहिए और उसका निष्कर्ष निकलते रहना चाहिए। और देश को जो जरूरत है, मूलभूत सुविधाओं की जो जरूरत है, वो हर एक व्यक्ति के पास आज के डेट में एक क्लिक पे मौजूद हो जाता है। हमने पारदर्शिता के साथ जितने कार्यों को किया और कभी भी किसी पर्दे के पीछे नहीं रखा, ये एक सच्चाई है। आज जो एक झोपड़ी में भी खड़ा, जो आप हवाई चप्पल की बात कर रहे हैं, उस लोगों को किसने सशक्त बनाने का काम किया? उस लोगों को सशक्त बनाने का काम किया मोदी सरकार ने। जो कैसे सशक्त बनाया सर, कैसे सशक्त बनाया? आप लोग खुद ही कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज लेने की स्थिति पैदा हो रही है, तो ये सशक्तिकरण कैसे हुआ? वो बेचारे लाइनों में खड़े हुए हैं धूप में कि हमें मुफ्त में अनाज मिल जाए, ये कौन सा सशक्तिकरण है? 135 करोड़ की आबादी में से 80 करोड़ तो मुफ्त अनाज के लिए मुंह ताक रहा है सर। आप सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। एक जवाब दूंगा, एक छोटा सा जवाब दूंगा। बोलिए खान साहब। मैं ये कह रहा हूं कि ये 5 ट्रिलियन की बात करते थे और ये 5 किलो अनाज पे हिंदुस्तान की जनता को लाके खड़ा किया कांग्रेस पार्टी। इन्होंने 17 करोड़ और प्लस कर दिए, मतलब इन्होंने 37 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे डाल दिए और 80 करोड़ आज लोग 5 किलो अनाज पर निर्भर है। और ये बात करते हैं विश्व गुरु बनने की। क्या ऐसे विश्व गुरु बन जाएगा जहाँ पे युवा परेशान है, महिला परेशान है, किसान परेशान है, महंगाई चरम सीमा पे है? ऐसे विश्व गुरु बनेगा? ठीक है राहुल जी, अब जल्दी से जवाब दीजिए सर, समय भी कम होता जा रहा है।
विश्व गुरु बनाने के तरफ तो भारत अग्रणीय है ही, और शायद यही चीज कांग्रेस को नहीं पच रही है, क्योंकि जिस प्रकार से पूरे विश्व के लोगों की नजरें भारत के ऊपर टिकी है और मध्यस्थता करने के लिए भारत को बुलाया जा रहा है। और जब कांग्रेस के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री को लाइन में खड़ा होना पड़ता था और लोगों को वेट करना पड़ता था वहां के राष्ट्रपति से हाथ मिलाने के लिए, आज उसी देश का राष्ट्रपति आगे बढ़ के भारत के प्रधानमंत्री को बुलाता है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे कि पूर्व प्रधानमंत्री जी को उनके सम्मान को ठेस न पहुंचाएं और योग आपसे हाथ जोड़ के। ठीक है सर, ठीक है। बाकी बात यही है कि फोकस होना चाहिए मुख्य समस्याओं पर, और उन समस्याओं पर कोई बात नहीं कर पा रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है। ये हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के विवाद में जबरदस्ती लोग उलझ रहे हैं। सर, आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय हमें दिया। तो आपको बता दें कि मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान के विवाद पर महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।